सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी के कवर। जैसे कि आप लोग को पता है 10th क्लास के एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम तीसरा चैप्टर में को कवर करने वाले हैं। क्योंकि इस 12 चैप्टर है तो इसलिए इसको 2 वीडियो में या 3 वीडियो में करके बताने वाले हैं। जैसे एक साथ में क्वेश्चन आंसर भी करते चलते हैं। जैसे जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम उसको मार्क कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिए और अच्छे तरीका से आप लोग सीखिए। क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी। यहाँ तक रेलवे ग्रुप बी एनसीईआरटी से पूछा जाता है, रेलवे, बिहार पुलिस, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। फिर हम लोग बिना समय गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, साइंस पूरा कवर कराया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए अध्याय 3 है, चैप्टर है धातु एवं अधातु। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, देखिए भौतिक गुणधर्म शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए देखेंगे। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धकता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धक धातुएं हैं? ठीक है, ये भी ठीक है। और जस्ट उसके नीचे देखेंगे कि धातु के पतले पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, देखिए धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्यता धातु है। सोना क्या है? तो सोना सबसे अधिक तन्यता धातु है। ठीक है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो 2 किलोमीटर तक बनाया जाता है। ठीक है, अधूरे अधिक तन्यता धातु है सोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर बाद इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें धात्विक सोनोरस कहते हैं। ठीक है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुएं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती है। ठीक है, अब देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। और उसके बाद देखिए धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो पिघलने लगेगी। ठीक है, आयोडीन अधातु होते हैं, हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है? तो अधातु होते हैं, होते हुए भी क्या होते हैं? वो चमकीला होते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान हो रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा कथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अनुरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर अधातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे धातु अधातु से है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम के लिए है। आप लोग इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अधातुओं का वायु में दहन। अधातुओं का वायु में दहन, तो वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अब देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड बनता है। बहुत ही अच्छा है। जब कॉपर, देखिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से ये कॉपर बना है और यहाँ पे CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। देखिए 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 हो गया तो इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ। एल्यूमिनियम से क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 6H क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड से ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये सूत्र है, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सूत्र भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे देखेंगे। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए जो अधिकांश धातु क्या बोल रहा है कि अधिकांश धातु जो क्या होता है अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ धातु घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड से और हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है, ठीक है। ये भी है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन ऑक्साइड है से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आदि जैसे धातुएं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। सिल्वर क्या है, सिल्वर और गोल्ड जो है अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत का आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक बनाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इस बार नेक्स्ट देखेंगे धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, आइए देखते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे जो धातु इस पट्टी देख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे टिक कर रहा है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धातु प्लस जल से धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, ठीक है। धातु प्लस ऑक्साइड प्लस जल से होता है धातु ऑक्साइड होता है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, ठीक है। अब उसको देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ से देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन से उसमें प्लस उसमें ऊर्जा होता है। अब देखिए सोडियम से हाइड्रोजन ऑक्साइड से बनता है 2 सोडियम OH यहाँ पे देखिए ये दोनों को पहले कर दिया है, OH प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस उसमें ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए इसमें मार्क कर देते हैं, जो भी सूत्र के साथ दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए वो आगे देखते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कैल्शियम से हाइड्रोजन ऑक्साइड से बनता है। देखिए तो यहाँ पे कैसे विस्थापन किया है, देखिए बताते हैं। जैसे कि कैल्शियम से, या देखिए कैल्शियम इसको क्या किया है, इसको लास्ट में ले आके देखिए OH2 कर दिया है और फ्रेश हाइड्रोजन कर दिया है, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। जैसे कि देखिए क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहे हैं, जैसे कि सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट है, जो जहां से देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो ज्यादा अच्छा होगा वहीं पे ना हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, आपको सब धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतलता जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन ऑक्साइड हुआ तो देखिए L2OH बना दिया, लास्ट में हाइड्रोजन को जाने दिया, ठीक है। अब देखिए अब आयरन प्लस देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड से देखिए क्या बनाया था, आयरन को लाया, ऑक्सीजन को ला दिया, फिर हाइड्रोजन को लास्ट में लाके कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सॉरी अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। लेड कॉपर सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेड कॉपर सिल्वर तथा गोल्ड जो है, ये जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, देखते हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जैसे कि धातु प्लस तनु अम्ल से क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड से देखिए कि में अपचयित हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु हाइड्रोजन साइड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं।
अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक्वारेजिया